नीतू। आज हम करने वाले हैं संस्कृतिकरण के बारे में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारा संस्कृतिकरण का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं और उसकी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म क्या है, ये 4 टॉपिक में बात कहूँ तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज ये सेकंड पार्ट है हमारा कल्चरलाइजेशन का, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो संस्कृतिकरण है उसको फैलाने में या संस्कृतिकरण को खत्म करने में आप कह सकते हो कि किन किन सोर्सेज ने अपना योगदान दिया है। यानी मैं आज आप इसको वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि संस्कृतिकरण के कौन कौन से स्रोत हैं यानी कि सोर्सेज हैं। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से कवर कर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि हमारा पूरा चैप्टर ही जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो, वैसे तो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा जिसमें मैंने आपको जो संस्कृतिकरण क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं जब इसका जो सोर्स करवाने वाली हूँ तो फिर से मैं आपको दोबारा से संस्कृतिकरण की इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो भी मैं दोबारा से आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगी। जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उससे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख लें। उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन क्या होता है कि आपके पास लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे लिखना है हमें, वो चीज अगर हमें पता चल जाती है प्लस हमारी नॉलेज जुड़ जाएगी तो फिर हमारे जो नंबर है पेपर में वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से हमको नंबर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करवाने वाली हूँ वो करवाऊंगी कि जो कल्चरलाइजेशन है, जो संस्कृतिकरण है, उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि संस्कृतिकरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा मीनिंग का होगा, ठीक है। मीनिंग जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। चलिए, तो संस्कृतिकरण में ऐसे कह सकते हो कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न हिंदू जाति के जो लोग होते हैं वो उच्च जो हिंदू जाति के लोग होते हैं उनकी खान पान, पहनावा, रहन सहन, उठना बैठना, तौर तरीका सबकी नकल करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको अपना लेते हैं, तो हम उसको संस्कृतिकरण कहते हैं। अभी मैंने जो बोला है शायद ही आपको समझ में आया है, लेकिन एक फॉर्मेट अगर हमारे सामने आ जाए तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं वही चीज यहाँ पर लिखने वाली हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ कह लो या फिर एक डायग्राम जैसा अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आती हैं चीजें, ठीक है। चलिए, अब आप ये देख रहे हो, आपको पता है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो 4 भागों में या बोले कि 4 जातियों में बांटा हुआ है। और ये जो हमारा समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है, इसको ब्राह्मणों ने इसका वर्गीकरण किया है। यानी जो ब्राह्मण थे उन्होंने हमारे समाज को 4 जातियों में विभाजित किया है, बांटा हुआ है। जो ब्राह्मण थे उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखा, क्योंकि ब्राह्मणों ने बांटा था तो अपने आप को सबसे ऊपर रखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्षत्रियों को रखा, फिर उन्होंने वैश्य को रखा और लास्ट में उन्होंने शूद्र जो लोग थे उनको रखा। अब मैं थोड़ा सा शूद्र लोगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि जो शूद्र लोग थे, लोग थे वो निम्न जाति से बिलोंग करते थे। उनकी जो दशा थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि इनसे गंदे गंदे काम करवाए जाते थे। मरे हुए जो पशु हैं, जो गंदी नालियां हैं, वो सब उनसे साफ करवाई जाती थी। कहीं से अगर गुजर के जाया करते थे तो उनको करताल बजाकर गुजरना पड़ता था और ये साइन होता था ताकि जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको ये समझ में आ जाए, पता चल जाए कि जो नीच लोग हैं वहां से गुजर कर जा रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो लोग थे, अगर शूद्राज की जो निम्न जाति के शूद्र हैं, अगर उनकी परछाई भी ब्राह्मण पर पड़ जाती थी तो वो अपने आप को अपवित्र घोषित कर दिया करते थे और एकदम से गंगा जल से अपने आप को जो स्नान कर लिया करते थे। उनको लगता था कि हम लोग अपवित्र हो गए हैं क्योंकि उनकी परछाई हमारे जो है ऊपर पड़ गई है। तो कहने का मतलब यही है कि समाज में जो शूद्र जाति के जो लोग थे उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनकी सामाजिक जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा कहीं तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर कल्चरलाइजेशन की बात करूँ तो क्या था, संस्कृतिकरण क्या होता है कि जब निम्न हिंदू जाति के जो लोग हैं, ठीक है, निम्न हिंदू जाति के लोग जब ऊपरी यानी कि उच्च जो हिंदू जाति के लोग होते हैं उनका खान पान, पहनावा अपनाने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। आया कुछ समझ में?
ठीक है। और यहाँ पर जब आप मीनिंग लिखोगे, मैंने जितना भी आपको अभी तक समझाया है, बताया है, वो सब हमारा मीनिंग ही चल रहा है। और इसमें सबसे पहले जो आप लिखिएगा वो लिख देना कि जो संस्कृतिकरण का जो अवधारणा है या संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, उसको M.N. श्रीनिवास ने दिया है। यानी कि संस्कृतिकरण से जुड़ा जो भी टॉपिक है, चाहे इसका मीनिंग है, चाहे इसकी परिभाषा है, इसकी विशेषताएं हैं, इसका सोर्सेज हैं, चाहे इसका आलोचना क्यों ना है, सब चीज को जो है वो M.N. श्रीनिवास के द्वारा ही पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो सब कुछ उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको शॉर्ट मार्क्स में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी में आता है कभी कभी, तो ये पूछ सकते हैं, सिंपल सा पूछ सकते हैं, चाहे वो कितने मार्क्स का हो, कि जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है यानी संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो वो हमारे M.N. श्रीनिवास ने इसको पूरी तरह से दिया हुआ है। संस्कृतिकरण समझ में आया? जब निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों का जो खान पान है, पहनावा है, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो हम उसको जो है वो संस्कृतिकरण कहते हैं। आया समझ में? अब हम जो दूसरी चीज यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है हमारी, ठीक है, और जो दूसरी चीज हम लोग कवर करेंगे वो है हमारी परिभाषा। यह है हमारी डेफिनेशन, जिसको M.N. श्रीनिवास ने ही दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन हो, इंट्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, हमारे M.N. श्रीनिवास ने ही दिया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रोसेस है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति या किसी उच्च हिंदू जाति के रीति रिवाज, खान पान की नकल करते हैं, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। जो मैंने कहा था बिल्कुल वही। देखो क्या होता है कि आपके लिए डेफिनेशन याद करना इतना ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है ना, तो यानी कि आपको जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ज्यादातर क्या होता है कि हमको 2 डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ती है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, ज्यादा डेफिनेशन आपको नहीं मिलेंगी। लिखी हुई भी होती है ना, बहुत सारी डेफिनेशन मैं कहूँ तो मिल भी जाएंगी, लेकिन सेम लैंग्वेज लिखी हुई होती है। अंकल भी वही है, यानी कि M.N. श्रीनिवास ने ही लिखा है, लेकिन इसी भाषा में ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये जो शब्द लिखे हैं, इन्हीं को इन्होंने थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है। तो हमको बार बार डेफिनेशन को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हम एक ही डेफिनेशन से बता सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई और टॉपिक हो जिसमें आप एक ही डेफिनेशन लिख के आओ। मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो लिख के ही आनी है। आप किसी भी क्लास में हो, 2 परिभाषाएं आपको जरूर लिख के आनी है। अब यहाँ पे क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा डेफिनेशन हमारे पास है नहीं, इसलिए एक डेफिनेशन चल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा इसमें कि संस्कृतिकरण के सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन चीजों के माध्यम से संस्कृतिकरण जो है वो हमारा या तो खत्म हुआ है या फिर मेरे ख्याल से खत्म ही करना होगा, क्योंकि जितने मैं सोर्सेस कराने वाली हूँ जिसमें उसमें सब में यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि संस्कृतिकरण जो है किन किन चीजों के माध्यम से हुआ है, यानी कैसे हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में घुल मिल गए हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हमारा सोर्स है, ठीक है, मैं थोड़ा सा हेडिंग लिख देती हूँ। चलिए मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स लिख लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। संचार व यातायात। ठीक है, संचार और यातायात की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि भारत में औद्योगिकरण की वजह से संचार और यातायात का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उद्योग लगने शुरू हो गए। और जब उद्योग लगने शुरू हो गए तो जो लोग हैं वो शहरों में, गांव से जो है वो शहरों में आने लगे। अब कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग हुआ करते थे उनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं थे एक जगह से दूसरे जाने के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते थे कि पैदल ही जाया करते थे। रात को 3-4 बजे जो है वो बात करूं तो कम से कम 2 बजे चलना शुरू कर देते थे अगर उन्हें किसी जगह पर पहुंचना होता था। ठीक है, ये मेरे मम्मी पापा के टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि वो लोग रात को चलना शुरू करते थे तब जाके कहीं पे पहुंचा करते थे जहां उन्हें जाना होता था। तो पहले यही था कि पहले हमारे पास यातायात के जो साधन थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। बैलगाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन हर किसी की इतनी औकात नहीं थी, हम लोग कह सकते हैं इतने पास पैसा नहीं था कि वो 2 बैल खरीद सके, बैलगाड़ी को बना सके। हर किसी के पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं
थे। ठीक है, तो पहले क्या था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा मुश्किलें जो है उनको झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जब शहर बनने लगे तो क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। जब से हमारा औद्योगिकरण हुआ है तो क्या हुआ कि संचार और यातायात के साधन में उनमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई। अब क्या था, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। अब क्या हुआ कि जो रेलें हैं, जो बसें हैं, ठीक है, उन सभी में क्या था, मतलब रेल और बसों का ही हम लोग बात करें तो उस टाइम चलनी शुरू हो गई थी। तो क्या हुआ कि जो लोग अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग ऊंच नीच से जो बिलोंग करते थे, वो सभी एक साथ बसों में और ट्रेनों में जाने लगे। जब सभी धर्मों जातियों के लोग एक साथ, उनको मिलकर एक ही उसमें जाने लगा, तो जो जाति प्रथा के बीच में जो छुआछात छुपा हुआ था, जिसमें तुम निम्न जाति को हमारे पास नहीं आना, हमसे टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना, ठीक है, ये सब चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में भी ये माइंडसेट अब बनने लगा था कि कोई ऊंच नीच नहीं होता है। क्योंकि शहरों में जाते थे, अब जाने के लिए तो एक ही बस है, एक ही ट्रेन है, तो सब एक ही साथ मिलकर जाते थे। इस प्रकार से जब लोगों की सोच बदली, अपनी जाति प्रथा को लेकर, छुआछात को लेकर, डिफरेंसेस जो करते हैं, असमानता जो करते हैं, उन सभी को लेकर जब लोगों की सोच में बदलाव आया तो क्या था, हमारा संस्कृतिकरण हो गया। यानी कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मेल मिलाप होने लगा, बातचीत होने लगी, उठना बैठना लगा, खाना पीना जो है जैसा कुछ हम लोग बोले तो वो भी हमारा होने लगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बात करें तो संचार के माध्यम से कितना हमारा संस्कृतिकरण हुआ है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है शहरों का बढ़ना। शहरों का बढ़ना में ये था कि 1947 के बाद क्या हुआ कि हमारे भारत देश में शहर बनने लगे। अब जब शहर बनने लगे तो क्या था कि काम का जो व्यवसाय होता है उसके बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आने लगे। ठीक है, तो जो गांव के लोग थे वो शहरों में आना शुरू हो गए। ठीक है, अब जब गांव में आना लोग शुरू हो गए तो क्या हुआ कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि लोगों को गंदी बस्तियों में जो है वो वहां पर जाकर रहने, जो है गंदी बस्तियों में जाकर रहना पड़ा। अब देखो, शहरों में बढ़ने का क्या था कि जब हमको शहर बने तो बहुत सारे काम के ऑप्शन मिले। और हम जब गांव में रहते हैं, मतलब जब गांव की हम लोग बात करें तो गांव में जाति के अकॉर्डिंग उनका काम डिसाइड किया गया था कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम जो हवन भवन जैसा कुछ होता है वो तुमको करना है, क्षत्रियों को ऐसे युद्ध वगैरह लड़ना है, जो नीचे के शूद्र लोग हैं, ठीक है, उनको जो है वो जो मरे हुए गंदे पशु होते हैं उनको उठाकर शमशान घाट में ऐसे लेके जाना है। और जो वैश्य होते हैं, जो तीसरे नंबर पर आते हैं, वो व्यापार से रिलेटेड होते हैं। तो गाँव में सबका जो काम था वो पहले से डिसाइड कर दिया था। लेकिन अब क्या था, लोग शहरों में आने लगे। शहरों में किसी ने किसी से किसी की जाति नहीं पूछी, क्योंकि शहरों में क्या था कि शहरों में बहुत सारा काम था और शहर के जो लोग थे उनको एक काम करने वाला मजदूर चाहिए था। वो ये नहीं देख रहे थे कि वो तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, उनको बस ये चीज देखनी थी कि तुम क्या काम कर सकते हो। यानी कि उनको योग्यता, उनकी जाति के आधार पर काम नहीं दिया गया, बल्कि उनको उनकी योग्यता के आधार पर वहां पर जो है काम मिलने लगा। और इस चीज का जो फायदा है, गांव के जो शूद्र लोग थे जिनको बहुत ही नीच समझा जाता था उनको बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि गांव में तो उनको पता था वो दूसरा कोई काम तो कर नहीं सकते हैं। अब शहरों में आकर उन्होंने क्या किया, इसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाया, क्योंकि वो जाति पूछने वाला तो था नहीं कि उन्होंने क्या किया, जो मर्जी उनको काम अच्छा लगा, जो वो कर सकते थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ऊपर से क्या था, शहरों में रहने की जगह बहुत ही ज्यादा कम थी, तो क्या था, एक ही कमरों में 10-15 लोग रहने लगे। अब जब 10-15 लोग हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक ही जाति के होंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गाँव में, शहरों में काम करने के लिए आ रहा था। तो जितने 10-15 लोग आपस में एक ही रूम में रहेंगे, बातचीत तो होगी, साथ में खाना बनाएंगे, साथ में उठना बैठना सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से क्या था, हमारा संस्कृतिकरण की हम लोग बात करें तो संस्कृतिकरण कंटिन्यू हमारा बढ़ने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधार आंदोलन चले थे जिन्होंने संस्कृतिकरण को बढ़ाने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा काम किया था। क्योंकि जैसे मैं बात करूं, हमारे आर्य समाज जिसको दयानंद सरस्वती ने चलाया था, जो ब्रह्म समाज है जिसको ब्रह्मो समाज भी कहते हैं, उसको राजा राम मोहन रॉय ने चलाया था। क्योंकि उस वक्त क्या था, हमारे समाज में जाति प्रथा, जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत अपनी प्रोग्रेस करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको कास्ट के वजह से उनको कोई जो काम है वो करने नहीं दिया जाता था। तो इसी वजह से ऊपर से क्या था, इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है महिलाओं को लेकर।
जो महिलाएं थी उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह यानी विधवाओं को दोबारा शादी करने ही नहीं देनी है, सती प्रथा जैसी चीजें ये सब बहुत ही मौजूद हो गई थी और महिलाओं को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही थी। तो स्पेशली मैं बात करूं तो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने महिलाओं के लिए जो है काम करना भी काफी ज्यादा शुरू किया था। और जब उन्होंने जाति प्रथा को लेकर भी अपने लिए काम करना शुरू किया, सबको समझाया कि सब लोग एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग होते हैं, कोई ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं होता है, तब लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठने लगी। उस प्रकार से क्या था, हमारा संस्कृतिकरण धीरे धीरे करके, हम लोग बात करें तो संस्कृतिकरण जो है हमारा धीरे धीरे करके होने लगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इसमें वो है हमारा पश्चिमी शिक्षा के बारे में। ठीक है, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पश्चिमी शिक्षा में क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ऑफ कोर्स भारत हमारे जो अंग्रेज थे हमारे भारत में रहे थे। और अंग्रेज थे उन्होंने कम से कम 150 वर्षों तक हमारे भारत पर जो उन्होंने अपना शासन किया था। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था, अब हमको पता है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा थी वो धर्म पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि एक ऐसे आश्रम होता था जहाँ पर शिष्य धर्म के अनुसार जो है वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी शिक्षा है, उसको भारत में पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि तुम नीचे जाति को तुम नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। उन्होंने सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के जो लोग थे सभी को एजुकेशन देने का वादा किया कि सभी लोग पढ़ेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म जाति संप्रदाय जैसा कोई सीन नहीं है, सभी लोग पढ़ाई करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की थी वो लड़कियों को भी पढ़ाया था। गर्ल्स एजुकेशन पर भी उन्होंने उतना ही ध्यान दिया था। उन्होंने क्या था, गर्ल्स स्कूल भी खोले थे, गर्ल्स कॉलेज भी खोले थे, बॉयज एंड गर्ल्स जो साथ में लड़का लड़की पढ़ते हैं वो भी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जब वेस्टर्न जो एजुकेशन हमारे दिमाग में आई तो हम जो धर्म के नाम पर जो सबको लूटते थे, धर्म के नाम पर सबको जो है भेदभाव जैसा कुछ सिखाया करते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी एजुकेशन धर्म के आधार पर थी वो बकवास थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात से हम नकार नहीं सकते हैं ना कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो आज भी अंधविश्वास में घुसे पड़े हैं। आज भी जो टोना टोटका होता है, बलि होती है, चाहे बच्चों की हो चाहे पशुओं की, उसमें आज भी गाँव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की जब शिक्षा हमारे सामने आई तो लोगों का फिर से वही चीज होने लगी कि उनको नई चीज मिलने लगी, मेंटालिटी चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ। इस प्रकार से क्या था कि जब क्या था, देखो स्कूल में हर जाति के बच्चे आने लगे, उनके बीच में बातचीत होने लगी, क्योंकि जहाँ भी मेल मिलाप होने लगा, अलग अलग किस्म के जो लोग आने लगे, ठीक है, अलग अलग धर्म जाति के लोग आने लगे, तो एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे का खाना पीना खाना सब कुछ होने लगा। हम भी क्या करते हैं, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, क्रिश्चियन भी दोस्त होगा, मुस्लिम भी हमारा दोस्त होगा, सिख भी हमारा दोस्त होगा और हिंदू भी होगा। हमारे ग्रुप में क्या होता है, कई बार उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारे ग्रुप में चारों धर्मों के लोग हमारे दोस्त होते हैं। तो ये क्या था कि हम स्कूल गए तो हम सभी धर्मों के बारे में जानने को मिला, सबसे दोस्ती हम लोग ने की। तो यही कल्चरलाइजेशन भी हमारा अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है अपने अपने या फिर अलग अलग पेशों की हम लोग बात करें, यानी कि अलग अलग व्यवसाय की हम लोग बात करते हैं। ये तो आपको पता है कि हमारे भारतीय समाज में जाति के अकॉर्डिंग सबको बोल के रखा था कि तुम सिर्फ ये काम करोगे, तुम मोची का काम करोगे, तुम जो है वो पंडितों का काम करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। तो इससे नुकसान क्या था कि जो लोग कोई अच्छा सा काम कर सकते थे, उनके अंदर एबिलिटी थी, योग्यता थी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनको वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको जाति के अकॉर्डिंग काम डिसाइड किया गया था कि तुम जो है वही काम करोगे, तुम और कोई काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जब शहरीकरण हुआ तो क्या हुआ कि लोगों को ऑप्शन मिल गया, उन्होंने अपनी मर्जी का काम चुनना शुरू कर दिया, जो वो कर सकते थे, जो वो करना चाहते थे, जिनके अंदर एबिलिटी थी, उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था कि लोग क्या करते थे, गांव में कृषि वगैरह ही उनका मेन काम रहता है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें मोस्ट ऑफ जो है वो कृषि ही की जाती है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी बढ़ जाती है तो वो किसानी जैसा काम बहुत ही मुश्किल से करना चाहती है, वो लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठ के ऐसा काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड उनको होता है। तो ये चीज़ भी हमको देखने को मिली थी, क्योंकि क्या था कि जब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग काम करने लगे तो जो जाति प्रथा को लेकर कि हाँ ये डिसाइड किया गया था कि नहीं तुम यही काम करोगे, वो सब चीजें खत्म हो गई। लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, अब लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो जो कर सकते हैं उनको वैसे ही करने दिया जाए।
तो जब ये सब चीजें चेंज होने लगी तो क्या हुआ, हमारा कल्चरलाइजेशन होने लगा, एक दूसरे के कल्चर को हम फॉलो करने लगे, अपनाने लगे। ये चीज भी हमें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो 6 पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, वो है नई आर्थिक व्यवस्था। देखो, नई आर्थिक व्यवस्था में क्या था कि जब हम पहले काम करते थे तो हम वस्तु विनिमय का काम करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, सिर्फ वस्तु की बात हो रही है। जूतों के बदले में आपने थोड़े से चावल ले लिए, चावल के बदले में आपने धान दे दिए, इस तरह से पैसे का कोई सीन नहीं था, ठीक है। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु का एक दूसरे से लेन देन करना, हम कुछ दे रहे हैं तो तुम कोई और चीज दे दो। लेकिन धीरे धीरे करके क्या था कि पैसे आने लगे, मुद्रा आने लगी। अब जब पैसे आने लगे तो क्या था, जब लोग जिसके, अब देखो जब पैसे आने लगे तो क्या था, लोगों की सामाजिक जो स्थिति थी, ठीक है, जो सोशल स्टेटस होता है वो बहुत ही अच्छा होने लगा। अब जिसके पास पैसा है उससे किसी ने नहीं पूछा कि तुम किस जाति से हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा क्या क्या है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब यही तो चीज है कि जब पैसा आने लगा तो तुमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, बस तुम्हारे लल्लू बन गए, तुम्हारे फॉलोअर्स बन गए, तुम्हारा सब कुछ बन गया। यानी अब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम पैसा कमा लेंगे ना तो हमारी जो नीची जाति से जो गंदे काम करवाए जाते हैं, जो इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से भी हमारा कल्चरलाइजेशन जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो है हमारा नई कानून व्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ठीक है। हाँ, नई कानून व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। देखो, माफ कीजिएगा, नई कानून व्यवस्था की हम लोग बात करें तो धीरे धीरे करके क्या था कि नए कानून आने लगे। पहले हमारे समाज में जातियों में पूरा समाज बांटा हुआ था, ठीक है, 4 जातियों में बांटा हुआ था। और अंग्रेज जब आए थे हमारे भारत में तो उन्होंने ये देखा कि भारतीय जो लोग हैं वो एक ही अपराध के लिए, अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग दंड दिया करते थे। यानी मैं एग्जाम्पल अपराध की बात करूं तो मर्डर का केस हमारे सामने है, तो जो ब्राह्मण थे उनको अगर किसी ब्राह्मण से कोई मर्डर हो गया है, किसी की कोई हत्या हो गई है, तो उसको मरने की या जो बोलते हैं ना फांसी की या फिर मृत्यु दंड जो होता है वो नहीं देते थे, ठीक है, तो उनको मरने की जो है वो नहीं दिया करते थे। और लेकिन वही जो जुर्म है, वही अपराध अगर हमारे शूद्र लोग किया करते थे तो उनको जो है वो मृत्यु दंड दिया कर, जो है उनको मार दिया जाता था, ठीक है, उनको फांसी की सजा बोले तो वो वो जो है वो दे देते थे, ठीक है। तो नई कानून व्यवस्था को अंग्रेज आए और उन्होंने ये जो इस तरह से अपराध जो डिफरेंस किया जाता था, जो असमानता की जाती थी, उनको उन्होंने पूर्णतः से खत्म कर दिया। और उसके बाद जब अंग्रेज 1947 के बाद हमारा जो भारत देश आजाद हुआ तो अंग्रेज तो वैसे ही हमारे देश से चले गए और उसके बाद संविधान बना और संविधान में बहुत सारे कानून बनाए गए थे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो 1955 की बात करते हैं। 1955 में अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है वो जैसा कुछ एक्ट जो हम लोग बात करें तो उन्होंने किया था 1955 में, ठीक है। एक मिनट क्लियर करके बताती हूँ कि 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट किया गया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो छुआछूत है उसको उन्होंने अपराध घोषित किया था। 1954 में उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट लागू किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कोई भी जो जाति का व्यक्ति है वो बाहरी जाति या फिर आंतरिक जाति कहीं भी शादी कर सकता है। 1937 में उन्होंने आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट को लागू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं वो आपस में भी शादी कर सकते हैं। तो ये कुछ नई हम लोग बात करें तो ये कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई थी। उसके बाद हम बात करें तो वो आता है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में ये हुआ था कि जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ तो हमारे जो संविधान था उन्होंने नागरिकों को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार दिए, पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए काफी काम किए थे। हमारे बी आर अम्बेडकर हैं, हमारे महात्मा गांधी जी ने तो उनको हरिजन का नाम दिया था, तो इन सभी ने भी पिछड़ी जातियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। जाति प्रथा को उन्होंने खत्म किया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल बने जिन्होंने ये लोगों को समझाया कि जो भेदभाव किया जाता है ऊंच नीच को लेकर जो है उसको पूर्णतः से खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ये पूरे 8 पॉइंट हैं या बोले कि 8 पूरे सोर्सेज हैं जिसके जरिए हमारा जो कल्चरलाइजेशन है, जो संस्कृतिकरण है, उसका विकास हुआ, उसका फैलाव हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में आप जो है कंक्लूजन को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कंक्लूजन आपको पूरे 2 मार्क्स का होता है।